Hello everyone, welcome to an academy. You are watching your favorite channel that is Olympiad Corner. तो लास्ट 3 वीडियोस जो मैंने नंबर थ्योरी के पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड एंड थर्ड लेक्चर जो अपलोड किया था वो था आपका अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का। तो कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों ने बोला कि सर कॉम्बिनेटर्स का भी वीडियो आएगा क्या, तो उसी के लिए मैं आप लोगों के लेके आया हूँ कॉम्बिनेटर्स का वीडियो। और इस वीडियो में हम PYQ के साथ साथ कुछ थ्योरी भी इसके अंदर पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे और मेनली जो हमारा फोकस रहेगा इसके अंदर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, कॉम्बिनेटरिक्स। ठीक है, सबसे पहले देखो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, कैसे डायरेक्टली विदाउट फॉर्मूला हम फंडामेंटल थ्योरम से उसको काउंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। लेट सपोज मेरे पास देखो कि 3 स्टेशन है, स्टेशन ए, स्टेशन बी और स्टेशन सी। ठीक है, 3 स्टेशन है। अब स्टेशन ए से बी तक पहुंचने के मेरे पास 4 रास्ते हैं यार। कितने रास्ते हैं? 4 वेज है। यहां से ए टू बी तक जाने के 4 मेरे पास रास्ते हैं और बी से सी तक जाने के मेरे पास में 3 रास्ते हैं। ठीक है, इस वाले को मैं बोल देता हूं T1, T2, T3 एंड T4। सिमिलरली हो जाएगा T1 डैश, T2 डैश और T3 डैश। ये 3 रास्ते हैं। अब अगर उससे बोला जाए कि A टू C मुझे पहुंचना है वाया बी, मुझे A टू C पहुंचना है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने होंगे? तो इसको हम फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग का यूज करेंगे। अब A टू C तक मुझे पहुंचना है, वाया बी जाना है, तो मेरे पास देखो चॉइसेस क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले मेरे पास चॉइस है कि मैं ट्रेन नंबर 1 से या T1 वाले वे से गया। अब T1 के साथ भाई A टू B तो मैं पहुंच गया। अब B टू C तक जाने के मेरे पास कितने रास्ते हैं? 3 वेज है। T1 के साथ में T1 डैश से मैं चला जाऊं, T2 डैश से भी मैं जा सकता हूं, T3 डैश से भी जा सकता हूं। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 3 वेज मेरे पास हो गए। सिमिलरली अगर मैं देखो T2 के साथ जाता हूं, तो क्या वापस मेरे पास 3 चॉइस होगी? वापस मेरे पास 3 चॉइस होगी, T2 के साथ T1 डैश, T2 डैश और T3 डैश। ऐसे ही अगर मैं T3 वाले वे को चुनता हूं A टू B तक जाने के लिए, तो B से C के बाद वापस मेरे पास कितनी चॉइसेस होंगी? वापस 3 चॉइस होंगी। और ऐसे ही अगर मैं T4 वाले वे से जाता हूं तो वापस मेरे पास कितनी चॉइस होंगी? 3 चॉइस होंगी। तो इन सभी चॉइसेस को अगर मैं ऐड कर दूं तो 3, 3, 6, 3, 9 और 3 कितना आ जाएगा मेरे पास? टोटल 12 वेज होंगे A टू C पहुंचने के वाया B। ठीक है, ये मेरा बेसिक फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग था। लेकिन अगर डायरेक्टली इतना सब कुछ करने की जगह मैं इन दोनों वेज को क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं। इन दोनों को मैं क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी मुझे टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे, यार। ठीक है, तो 4 3 जा 12 आएगा, तो 12 नंबर ऑफ वेज आएंगे A टू C वाया B। ठीक है, ये मस्ट कंडीशन गिवन है इसमें कि B से होकर ही आपको जाना है। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें ये ध्यान रखना है कि आप जब नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हो तो क्या आपका टास्क पूरा हो रहा है क्या? अगर आपका टास्क पूरा कंप्लीट हो रहा है तो आप वहां मल्टीप्लाई कर दो, और फर्दर अगर कोई पॉसिबिलिटी बन रही है तो उस पॉसिबिलिटी में आपको क्या करना है? फिर उनमें जगह एडिशन ऐड करना है, पॉसिबिलिटी में एडिशन ऐड करना है। इसी का सेकंड वाला एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पर। सेकंड वाला एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 1 था और सेकंड एग्जांपल देखना, सेम सिचुएशन में आपको दे रहा हूं। अगेन मेरे पास क्या है? अगेन मेरे पास 3 स्टेशन है, ए बी और सी। ये 3 स्टेशन है। ठीक है, ए बी और सी 3 स्टेशन है। अब अगर मुझसे बोला जाए, अब सिचुएशन चेंज है, अब आप सिचुएशन को समझना कि मुझे बी स्टेशन को क्या करना है? लीव करना है। बी स्टेशन को क्या करना है? लीव करना है, छोड़ना है मुझे। ठीक है, इस बी स्टेशन को मुझे लीव करना है, या फिर आप ऐसे समझ लो, आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि बी स्टेशन से, इस बी स्टेशन पर मान लो कोई एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है, ये। ठीक है, इस कैंडिडेट को बी स्टेशन को लीव करना है, छोड़ना है। तो इस बी स्टेशन से देखो इधर जाने के जो रास्ते हैं वो 4 है, अगेन 4 वेज है, और इधर जाने के रास्ते कितने हैं? इधर भी 4 है, या इधर अपन मान लेते हैं इधर 5 वेज है। अब अगर मुझे बी स्टेशन लीव करना है तो मैं अगर बी से ए की तरफ जाता हूं तब भी मेरा टास्क पूरा हो रहा है। मेरा टास्क था बी स्टेशन को लीव करने का, छोड़ने का। ठीक है, तो बी से अगर मैं ए जाता हूं तब भी मेरा टास्क पूरा हो रहा है, और अगर मैं बी से सी की तरफ जाता हूं तब भी मेरा टास्क पूरा हो रहा है। मेरे पास यहां पर 2 चॉइसेस हैं कि आइदर या तो मैं ए की तरफ चला जाऊं या फिर मैं सी की तरफ चला जाऊं। अगर मैं बी से ए की तरफ जाता हूं तो मेरे पास 4 वेज होंगे टोटल, और बी से अगर सी की तरफ जाता हूं तो टोटल मेरे पास क्या होंगे? 5 वेज होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज की अगर ये बात कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज अगर मुझे निकालना है तो मुझे सिंपली यहां इनका
एडिशन करना होगा। तो टोटल 9 वेज होंगे यार। कितने वेज होंगे? टोटल 9 वेज होंगे इस केस में यार, क्योंकि मुझे बी को लेफ्ट करना है। अब आइदर मैं ए या सी दोनों कहीं भी जा सकता हूं। अगर मैं ए की तरफ जा रहा हूं तब भी मेरा टास्क पूरा हो रहा है, सी की तरफ जा रहा हूं तब भी मेरा टास्क पूरा हो रहा है। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल। तो कब आपको मल्टीप्लाई करना है और कब एडिशन करना है वो आपको गिवन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर आपका टास्क इनकम्प्लीट है तो आप मल्टीप्लाई करते हुए जाओगे, और अगर आपका टास्क पूरा होता जा रहा है और उसके साथ अगर कोई पॉसिबिलिटी भी बन रही है तो उन पॉसिबिलिटीज को आपको ऐड भी करना है। इसी को फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। सेकंड फिर इस चैप्टर में है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एक नोटेशन होता है इसका, जो फैक्टोरियल को जनरली हम डिनोट करते हैं इस तरह से करते हैं फैक्टोरियल को, या कहीं कहीं हम इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल को। तो फैक्टोरियल ये है कि जो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर है अप टू n इज कॉल्ड एंड n इट्स इज अ डिनोटेड बाय n। जो मैंने आपको बता ही दिया कि दोनों को इस तरह से डिनोट करते हैं। n इज अ नेचुरल नंबर देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू n। ठीक है, अप टू n। अब इसको एक्सपांड जब आप करोगे, ये जो फैक्टोरियल n है इसका जो एक्सपेंशन है वो है आपका n, फिर आ जाएगा n-1, n-2, इस तरह से ये तब तक जाता जाएगा जब तक आपका 3, 2 और 1 नहीं आ जाएगा। 3, 2, 1 नहीं आ जाएगा तब तक ये एक्सपांड इसको करना है, रेड्यूस करना है हमें नेचुरल नंबर n से लेकर। ठीक है, अब यहां पर आपको देखो जो जरूरी पॉइंट है वो याद होने चाहिए कि फैक्टोरियल n, पहला पॉइंट ये है कि फैक्टोरियल n को अगर मैं सिर्फ n इसमें से बाहर निकाल रहा हूं तो जो ब्रैकेट में बचेगा फैक्टोरियल के अंदर वो n-1 बचेगा। अगर n को मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? n-1। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब अप टू 1 तक मुझे एक्सपेंड करना है इसको। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना 120 आ जाएगा। एक जरूरी आपको ये याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फैक्टोरियल 0 जो होगा वो 1 होगा ऑलवेज। फैक्टोरियल 0 क्या होगा? 1 होगा। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो ये फैक्टोरियल का एक्सपेंशन है। फैक्टोरियल जब जब आएगा तो फैक्टोरियल को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे यार। नेक्स्ट इसके अंदर देखना, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दो चीजें होती है हमारे पास, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये क्या है अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। परमुटेशन का मतलब हो गया कि NP-R से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, NP-R को। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ n थिंग्स में से R थिंग्स को आप चूज कर रहे हो और उनको फिर अरेंज भी कर रहे हो। टोटल नंबर ऑफ n थिंग्स है उसमें से R थिंग्स को आप क्या कर रहे हो? चूज कर रहे हो। तो n में से R आपने चूज कर लिया, फिर उनको हमें अरेंज भी करना है। दैट मींस यहां पर ऑर्डर मैटर करेगा, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है द ऑर्डर मैटर्स। तो जहां ऑर्डर मैटर करता है वहां पर हम परमुटेशन यूज करते हैं, और जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, सिर्फ ओनली सिलेक्शन हम कर रहे हैं। जैसे मान लो कि 5 थिंग्स में से मुझे कोई भी 3 थिंग्स चूज करनी है, तो 5 में से 3 चीजों को चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं, नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं, उन वेज के लिए हम यूज करेंगे ओनली कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में मेन डिफरेंस होता है। अब इनकी अगर फॉर्मुलेस की बात करें तो परमुटेशन का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। यहां पर स्पेशली आपको याद रखना है कि अगर n दिया हुआ है तो ये फैक्टोरियल n होता है ऑलवेज। इसका मतलब ये होगा कि n थिंग्स में से n थिंग्स को हम चूज कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीटली सारी थिंग्स लेकर इनको चूज कर रहे हैं, तो ये फैक्टोरियल n होगा हमेशा। ठीक है, इसी के सिमिलर आपका होगा NCR। तो NCR का जो फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, जो सिमिलर है किसके? NPN के, और साथ में यहां पर फैक्टोरियल r भी आ जाता है, फैक्टोरियल r भी आ जाता है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये NPR डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r होगा। ये कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में रिलेशन हो गया एक तरह का। तो ये फॉर्मुलेज आपको याद रखने हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो हम इसके करेंगे जो नंबर्स के ऊपर बेस्ड होंगे, अल्फाबेट के ऊपर बेस्ड होंगे, उनमें प्रिंसिपल फंडामेंटल काउंटिंग का ही यूज करेंगे। सर्कुलर परमुटेशन की अगर मैं बात करूं, सर्कुलर में आपको याद रखना है कि जब भी हम सर्कुलर में सिटिंग की बात करते हैं तो एक किसी भी पर्सन को या किसी भी एक थिंग को हमको उसमें फिक्स करना होता है। तो टोटल अगर हमारे पास में n डिफरेंट थिंग्स हैं, टोटल हमारे पास में अगर n डिफरेंट थिंग्स है, तो इन n डिफरेंट थिंग्स को टेकन एट ऑल अ टाइम हम फैक्टोरियल n-1 तरीकों से क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। तो यहां पर जो n थिंग्स को अरेंज करना होगा हमें फैक्टोरियल n-1, इसके अंदर सर्कुलर अरेंजमेंट की बात हो रही है। और सेम सर्कुलर में, ठीक है, सर्कुलर में अगर जैसे अरेंजमेंट हो किसका? बीड्स और फ्लावर्स का। जैसे मान लो कि हमें मोतियों की माला बनानी है, ठीक है, अब उसको हमें सर्कुलर फॉर्म में क्या करना है? एक एक करके मोती डालने हैं हमें। तो आप उनको क्लॉकवाइज डालो या एंटी क्लॉकवाइज डालो, उनके अरेंजमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस केस में आपको सिर्फ 2 का डिवाइड कर देना है,
n-1 तो होगा ही सही, लेकिन साथ में 2 का डिवाइड भी कर देना है। ये बीड्स और फ्लावर्स के केसेस में आएगा, जैसे कोई नेकलेस बना रहे हैं या कोई गार्लैंड बना रहे हैं हम इस केस में, ठीक है। तो n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 आपको यूज करना है इस केस में। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ की पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। जैसे अगर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आपको परमुटेशन यूज करना है। स्टैंडिंग इन अ लाइन, सीट या रो, तो यहां आपको परमुटेशन यूज करना है। डिजिट्स के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें परमुटेशन यूज करना है। और प्रॉब्लम ऑफ लेटर ऑफ वर्ड, ठीक है, वर्ड के लेटर्स में प्रॉब्लम में भी आपको परमुटेशन यूज करना है। कॉम्बिनेशन हमेशा आप याद रखना है, सिलेक्शन या चूज की बात हो रही है, सिर्फ सेलेक्ट हम कर रहे हैं या चूज कर रहे हैं, तो वहां में कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना है। या किसी थिंग्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी ग्रुप में, या कोई ग्रुप हम बना रहे हैं, मान लो कि 15 प्लेयर्स है, उसमें से हमें 11 प्लेयर की टीम बनानी है, सिर्फ हम चूज कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, 15 में से 11 प्लेयर को चूज कर रहे हैं, तो वहां पर हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। कोई कमिटी बना रहे हैं तो वहां पर भी क्या होगा, कॉम्बिनेशन यूज होगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में भी क्या यूज होगा, हमारा कॉम्बिनेशन यूज होगा। जैसे मान लो कि कोई सर्कल है, सर्कल के ऊपर मान लो n पॉइंट्स है या 10 पॉइंट्स है। अब आप 10 पॉइंट से कितने नंबर ऑफ कॉर्ड बना सकते हो, तो वो भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, तो यहां पर भी हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, देखो मेनली ज्यादातर ये क्वेश्चंस पे अपन फोकस करेंगे। इनका तरीका आप याद रखना कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है मुझे, एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है मुझे यूजिंग द डिजिट्स। अगर डिजिट्स स्पेसिफाइड है तो इन्हीं डिजिट्स को हमें यूज करना है, और अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो आप याद रखो कि 0 to 9 के डिजिट्स यूज करना है। तो डिजिट्स हमें जो यूज करना है इसके अंदर 1 2 3 4 5, ये 1 to 5 डिजिट्स यूज करना है। अब इसमें देखो कंडीशन है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो ये 3 डिजिट का नंबर हो गया, ठीक है। 3 प्लेसेस मैंने बना दिए। फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। अब इसमें ये बोला है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ भी 2 आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड है। अब टोटल नंबर मेरे पास जो डिजिट है वो 5 डिजिट्स है। इन 5 डिजिट्स में से यहाँ पर कोई ना कोई नंबर आएगा, ऐसे यहाँ कोई ना कोई आएगा और यहाँ पर भी कोई ना कोई आएगा, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन 5 डिजिट्स की इस प्लेस को फिल करने के, इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं हमारे पास में, 5 तरीके। हम ऐसा बोल सकते हैं 5 वेज है। इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास 5 तरीके, 5 डिजिट से मैं इसको फिल कर सकता हूं, ठीक है। ऐसे ही अब आप ये याद रखो कि यार इस वाले प्लेस को भी मैं क्या 5 डिजिट से वापस फिल कर सकता हूं, क्योंकि मुझे कंडीशन गिवन है कि डिजिट्स आप रिपीट कर सकते हो। तो यहां पर भी क्या होंगे, 5 के 5 डिजिट्स आ सकते हैं, और इस प्लेस पर भी 5 के 5 डिजिट्स आ सकते हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि आप याद रखो कि आपका टास्क कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका टास्क कंप्लीट हो रहा है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। और टास्क देखो अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारा टास्क कब कंप्लीट होगा, जब इन तीनों नंबर्स को मैं मिलाऊंगा, तीनों की जगह मुझे चाहिए होगी। तो इसका मतलब हो गया कि मुझे यहां पर सिंपली क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब हो गया कि टोटल नंबर ऑफ जो वेज है वो 125 वेज होंगे, या 125 क्या बोला इसने, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 125 नंबर्स बनेंगे। यहां से कितने नंबर बनेंगे, 125 नंबर्स, ठीक है। 125 नंबर्स बनेंगे टोटल। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट, अब आप बोलोगे कि इसमें परमुटेशन कैसे यूज होगा। तो मैंने आपको बोला था कि परमुटेशन डिजिट के केस में यूज करना है। टोटल 5 नंबर है और 5 के 5 ही हमें लेने हैं, ठीक है। टोटल 5 नंबर है, 5 के 5 ही हमें लेने हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 3, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 डिजिट का हमें नंबर बनाना है और 5 डिजिट यूज करना है। तो 5 की पावर 3 आप डायरेक्ट यहां से ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में बोला है कि अगर डिजिट्स आपके अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है इसके अंदर, तब नंबर ऑफ कितने ऐसे नंबर्स बन सकते हैं। तो इसमें भी आप फंडामेंटल थ्योरम लगा दो। ये 3 प्लेस मैंने यहां से बना दिए, सेकंड वाला पार्ट में कर रहा हूं, 3 प्लेस मैंने बना दिए। अब आप ये सोचो कि अगर डिजिट्स अलाउड नहीं है तो पहले वाले प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं मेरे पास। क्या यहां पर 5 डिजिट्स आ सकते हैं, इसको फिल करने के मेरे पास 5 वेज है, ठीक है। 5 वेज है, इन 5 में से कोई भी एक नंबर में यहां पर डाल सकता हूं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 4 हो या 5 हो। अब इन 5 में से अगर एक नंबर यहां पर आ गया तो वो वाला नंबर सेकंड प्लेस पे नहीं आ सकता। फिर इसका मतलब ये होगा कि सेकंड प्लेस को फिल करने के मेरे पास फिर ओनली 4 ही वेज है, सेकंड वाले प्लेस को फिल करने के ओनली 4 वेज है। ऐसे ही एक नंबर यहां आने के बाद में 2 नंबर मेरे यहां फिक्स हो चुके हैं, तो बाकी के जो अब 3 बचेंगे उनमें से मैं यहां पर प्लेस फिल करूंगा और टास्क पूरा करने के लिए इन सबको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, ये 60 वेज आ जाएंगे, या 60 ऐसे नंबर्स बनेंगे जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होगा, डिजिट्स रिपीट
नहीं होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस तरह से आपको फंडामेंटल थ्योरम यूज करनी है, इस तरह से प्लेसेस बनाकर, से और ज्यादा आसान हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन डिजिट्स के ऊपर ही बेस्ड है। इस बार आपको बोला है कि 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है आपको। 3 डिजिट का अगर इवन नंबर बनाना है तो मैं वापस क्या करूंगा कि 3 प्लेसेस बना देता हूं और डिजिट्स आपको 1 2 3 4 5 और 6 ये डिजिट्स यूज करने हैं। 1 2 3 4 5 6 ये डिजिट्स यूज करने हैं और डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। इस वर्ड पे जरूर ध्यान देना। कंडीशन आपको रिपीटेशन की गिवन है या नहीं है, इस पे जरूर हमें ध्यान देना है। तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अब इवन नंबर कब आएगा? जब उसका लास्ट एंडिंग डिजिट ही क्या होगा? इवन होगा, राइट। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि लास्ट वाले जो ये वाला जो ब्लॉक है इसको मैं कौन कौन से डिजिट फिल कर सकता हूं? मैं यहां पर 2 फिल कर सकता हूं, 4 फिल कर सकता हूं और 6 फिल कर सकता हूं। तो इसका मतलब ये हो गया 2 4 6 में से इस गैप को फिल करने के या इस प्लेस को फिल करने के टोटल नंबर ऑफ जो वेज है मेरे पास 3 है। या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, ठीक है। इस प्लेस को फिल करने के तरीके आपके पास कितने होंगे? 6 है, सॉरी 6 है। टोटल नंबर कितने हैं? 6। तो 6 प्लेसेस, इसको मैं 6 नंबर से फिल कर सकता हूं। रिपीटेशन बोल रहा है तो इसको भी मैं 6 से फिल कर सकता हूं। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 3, यह आ जाएगा आपका 108 वेज आ जाएंगे इसके, ठीक है। 108 वेज आ जाएंगे। अब इसमें एक सबसे जरूरी बात आपको एक चीज क्या याद रखनी है कि अगर मैं मान लो 0 भी इंक्लूड कर दूं, 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 4। अब आपसे बोला जाए कि यार 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अभी इवन ऑड की मैं कुछ भी बात नहीं कर रहा। इवन ऑड के बारे में कंडीशंस मैंने आपको बता दी कि एंडिंग डिजिट के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी सिर्फ मुझे यहां से क्या बनाना है? 3 डिजिट का नंबर बनाना है। 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है। तो ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है और रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड है, रिपीट हो सकते हैं। तो 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हो गए जिसमें रिपीटेशन अलाउड है? तो 3 डिजिट के लिए मैंने यहां पर गैप फिल कर दिया। ये 3 गैप आपके फिल हो गए, ठीक है। अब इनको फिलिंग करने के लिए आप ये बताओ कि अगर पहले प्लेस पे अगर 0 आ गया तो क्या ये 3 डिजिट का बनेगा क्या? इसका मतलब ये होगा कि इस प्लेस पे मैं 0 को तो ले ही नहीं सकता। इस प्लेस पे मैं 0 को ले नहीं सकता। इसका मतलब ये होगा पहले वाले प्लेस को फिल करने के कितने मेरे पास वेज है? 1 2 3 और 4, क्योंकि 5 में से 0 तो मैंने हटा दिया तो ये 4 यहां पर। इसके मतलब ये होगा कि 4 डिजिट्स ही मैं इसके अंदर यहां पर डाल सकता हूं। उसके बाद रिपीटेशन बोल रहा है तो 0 यहां आ सकता है। इसका मतलब यहां पर कितने? 5 के 5 आ सकते हैं, यहां भी 5 के 5 आ सकते हैं। टास्क पूरा करना है तो सभी को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये? 100। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? 100 आएंगे। तो जब अगर 0 दिया हुआ है तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। क्लियर? ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कमेटी मुझे बनानी है। टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन है 8 पर्सन है। 8 पर्सन की मुझे एक कमेटी बनानी है, ठीक है। कितने ऐसे वेज हो सकते हैं जिसमें हम एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन को एज्यूम करें? 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, मतलब एक पर्सन एक ही पोजीशन पे आ सकता है। तो 8 पर्सन की मुझे कमेटी बनानी है जिसके में से ऐसे कितने वेज है जिसमें मैं एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन को चूज कर सकता हूं। तो चूज करने में जब हम क्या यूज करते हैं? ओनली कॉम्बिनेशन। तो इसमें हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे? 8C2 इसके अंदर लिख देंगे। अब कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का तरीका एक तो ये है कि एक फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दो, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। लेकिन आपको मैं बोलूंगा कि ये प्रेफर मत करना, ठीक है, ये प्रेफर मत करना। इस तरह के फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो कि 8 आपने लिखा ऊपर जो नंबर है और इसको रेड्यूस कर दो उतने टाइम जितना नीचे लिखा हुआ है। तो 2 है तो 2 तक ये 7 तक रेड्यूस होगा, 8 है तो 7 तक ये रेड्यूस हो जाएगा। और नीचे वाला नंबर 1 से लेकर आप जितना नीचे लिखा हुआ है उतने तक इंक्रीज कर दो, उतने तक इंक्रीज कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ जो वेज आएंगे कितने आएंगे? 28 इसके नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? 28, ठीक है। 28 इसके अंदर नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे आप। तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 आपको करना था इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, 4 जेंटलमैन और 6 लेडीज। इसका मतलब ये है कि 4 तो जेंट्स हैं और 6 लेडीज हैं, ठीक है। 4 जेंटलमैन और 6 लेडीज हैं। इसमें से आपको एक कमेटी बनानी है। 5 इज टू बी सेलेक्टेड, ओनली सेलेक्ट कर रहे हैं। यहां से आपको कितने 5 पर्सन की कमेटी बनानी है, 5 पर्सन की कमेटी बनानी है इसमें से। तो इन 5 पर्सन की कमेटी बनाने के लिए
आपको ऐसे कितने वेज पॉसिबल है जिसमें जो जेंटलमैन है वो मेजोरिटी में होना चाहिए। जेंटलमैन क्या होना चाहिए? मेजोरिटी में। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो पार्ट है जेंटलमैन, ये मेजर होना चाहिए, मेजोरिटी में होना चाहिए, ठीक है, ये मेजोरिटी में होना चाहिए। अब इसमें से 5% बनाने हैं, ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि इस 4 में से 5% बनाना है, तो मैं 4 में से कितने 4 में से 4 जेंटलमैन चूज कर लूं, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। और मुझे दोनों चूज करने हैं तो मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा क्योंकि टास्क मेरा पूरा नहीं है, और 6 लेडीज में से एक लेडीज चूज कर लूं तो हो गया मेरा काम, ठीक है। या मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि 4 में से 3 क्या चूज कर लूं, 4 में से 3 जेंटलमैन में चूज कर लूं और 6 में से 2 लेडीज चूज कर लूं, ठीक है, तब भी मेरा टास्क पूरा हो। अब ये प्लस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो पॉसिबिलिटी को कवर करने के लिए मुझे ऐड करना है और टास्क पूरा करने के लिए मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये हो गया कि 4C4 और 6C1 ये हो गया। अब इसके आगे अगर मैं ये करता हूं, अगर आप देखो इसके आगे आप अगर सोचो कि 4 में से अगर मैं 2 जेंटलमैन चूज कर लूं और 6 में से 3 लेडीज को मैं चूज कर लूं तो एक तरीका हो तो सकता है ये, लेकिन इस तरीके में क्या होगा, मेजोरिटी में फिर लेडीज आ जाएगी, जबकि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेजोरिटी में किसको रखना है, जेंटलमैन को, तो इस वाले केस को मैं कंसीडर नहीं करूंगा। अब इसको सॉल्व करना मैंने आपको बता ही दिया। 4C4 का मतलब कितना होगा, 4C0, ठीक है, 4C4 आपका हो जाएगा 4 में से 4 चीजों आप चूज कर रहे हो तो 1 होगा, 6C1 आपका 6 हो जाएगा, 4C3 4 हो जाएगा और 6C2 कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू, आप इनको सॉल्व कर सकते हो, ये तो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 2 से 2 और 2 से 3 मल्टीप्लाई 6 से 2 में क्या करोगे 6 इंटू 5 और ये हो जाएगा 1 इंटू 2, 6C1 6C होता है, 4C0 ये आपका होता है 1। इनको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है, उसमें गिवन कंडीशन क्या है, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको ये टेक्निक लगानी है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ द लेटर्स ऑफ मंडे, एक वर्ड दिया हुआ है हमें मंडे, वर्ड दिया हुआ है मंडे, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो लेटर इज रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझसे पूछा है, पहला वाले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 4 लेटर आर यूज एट अ टाइम। अब लेटर वाला क्वेश्चन है तो मैंने आपको बोला था कि क्या लगाते हैं इसके अंदर, परम्यूटेशन। अब 6 लेटर है मेरे पास, मंडे जो वर्ड है उसमें कितने लेटर है 6 है, 6 में से मुझे सिर्फ 4 ही यूज करना है, तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा 6P4। 6 में से मैंने 4 लेटर चूज भी कर लिए और उनको फिर अरेंज भी कर दिया, तो 6P4 इसका आंसर होगा। 6P4 आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, फैक्टोरियल 6, ठीक है, ये P है, इसमें वो वाला तरीका मत लगाना जो कॉम्बिनेशन में यूज होगा, तो फैक्टोरियल 6 अपन ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 माइनस 4, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 720/2, दैट इज ये हो जाएगा 360 आ जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन में फिर आपसे बोला है इसके सेकंड पार्ट में कि ऑल द लेटर यूज एट अ टाइम, अगर सारे लेटर को मैं यूज करता हूं, मैंने आपको बोला था कि 6 में से अगर आप 6 के 6 लेटर चूज कर रहे हो और उनको अरेंज भी कर रहे हो तो इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 6, इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 6, डायरेक्टली फैक्टोरियल n मैंने आप लोगों को बताया था, तो इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 6। थर्ड वाले पार्ट की बात करते हैं हम, देखो थर्ड वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको सीखना। थर्ड वाले में आपसे बोला है कि सारे लेटर मुझे यूज तो करने हैं लेकिन जो स्टार्टिंग होनी चाहिए वो वॉवेल से होनी चाहिए। ये जो 6 लेटर है इसके स्टार्टिंग के जो होनी चाहिए ये किससे होनी चाहिए, एक वॉवेल से स्टार्ट होना चाहिए हमेशा। अब आप देखो कि इसके अंदर हमारे पास में जो वॉवेल्स हैं वो क्या क्या है, एक तो आपका ओ हो गया और एक ए हो गया, ये 2 वॉवेल्स है मेरे पास, तो इस वाले प्लेस पर ए भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है, इस वाले प्लेस पर ए भी आ सकता है ओ भी आ सकता है, ठीक है। वॉवेल से स्टार्ट हो गया तो बाकी के जो मेरे 5 प्लेसेस बचे हुए हैं इनको अरेंज करने के नंबर ऑफ जो तरीके हैं वो कितने होंगे, फैक्टोरियल 5, कितने होंगे फैक्टोरियल 5, ठीक है, क्योंकि 5 प्लेसेस पर 5 वर्ड को अगर मुझे फिट करना है तो इसी के जैसा होगा 5P5, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5। अब ए और ओ, अब हो सकता है कि यहां पर ए भी आ जाए और दूसरे वाले केस में ओ भी आ जाए, तो इस प्लेस को फिल करने के कितने वेज है मेरे पास, 2 है, तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा फैक्टोरियल 5 इंटू 2, क्लियर, फैक्टोरियल 5 इंटू
2, क्योंकि मैंने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि हो सकता है पहली बार में ए आ जाए या दूसरा जो अरेंजमेंट बने उससे क्या आ जाए, ओ आ जाए। तो जितने भी टोटल कॉम्बिनेशंस बनेंगे यहाँ पर विद अरेंजमेंट के साथ में, उसको मुझे डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू 2। फैक्टोरियल 5 होता है आपका 120 इंटू 2, दैट इज 240। 240 वेज आ जाएंगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी कॉर्ड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है हमारे पास में, इस सर्कल के ऊपर टोटल 21 पॉइंट्स दिए हुए हैं, टोटल 21 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इन 21 पॉइंट्स को जब आप बनाओगे, मान लो 21 पॉइंट्स बन रहे हैं इस तरह से, ठीक है, सारे नहीं बनाएंगे, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि 21 पॉइंट्स। अब आपको बोला है कि 21 पॉइंट से कितनी कॉर्ड बन सकती है इसमें, तो कॉर्ड हमें पता है कि एनी 2 पॉइंट्स को जब मैं मिलाऊंगा तो उससे कॉर्ड बनेगी। तो मान लो एक कॉर्ड ये होगी, ये भी कॉर्ड हो सकती है, ठीक है, ये भी कॉर्ड हो सकती है, ऐसे ये भी कॉर्ड हो सकती है। तो 1 बाय 1 ऐसे कर करके हम जब कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, पता नहीं कि कौन सी कॉर्ड अब कहां हमसे छूट गई। तो आप ये याद रखो, सिंपल सा इसके अंदर आप लगाओ कि मुझे सिर्फ सेलेक्ट करना है कॉर्ड को, यहाँ अरेंजमेंट का कोई इसमें काम नहीं है। 21 पॉइंट्स है मेरे पास, अगर मेरे पास टोटल 21 पॉइंट्स है और इन 21 पॉइंट्स में से मुझे कॉर्ड बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, 2 पॉइंट की। तो 21 में से 2 पॉइंट को चूज करने के जो तरीके होंगे वो हो जाएंगे 21C2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व आपको करना है तो इजीली सॉल्व कर लो। 21 से रेड्यूस किया 20 तक, क्योंकि नीचे 2 लिखा हुआ है और नीचे 1 इंटू 2 कर दिया, तो ये आ जाएगा टोटल जो आएंगे 210 कॉर्ड्स आएंगे यहाँ, टोटल जो कॉर्ड्स आएंगे 210 कॉर्ड्स आएंगे। अब इसी के साथ में मैं एक ट्रायंगल का भी आपको कंसेप्ट बता देता हूं। ट्रायंगल का कंसेप्ट आपका ये है, ठीक है, मान लो एक प्लेन में, एक प्लेन है, इस प्लेन में n पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर आउट ऑफ n m आपके कोलिनियर है, n पॉइंट से, और टोटल n पॉइंट्स में m कोलिनियर पॉइंट है। तो n पॉइंट और m पॉइंट से इस प्लेन के अंदर मुझे कितने ट्रायंगल मिल सकते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो ट्रायंगल निकालने का जो फॉर्मूला होगा, ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होगा वो आपका होगा n पॉइंट से। अब मुझे ये बताया कि ट्रायंगल कितने पॉइंट से मिलकर बनता है, 3 पॉइंट से मिलकर बनता है। तो n में से 3 पॉइंट को चूज करने के जो तरीके होंगे हो जाएगा NC3, NC3। फिर मुझे ये भी पता है कि कोलिनियर पॉइंट से कभी भी ट्रायंगल नहीं बनता, तो उसके अंदर अगर m पॉइंट्स अवेलेबल है तो उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा कि m पॉइंट में से 3 पॉइंट चूज कर उसमें से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखना कि किसी प्लेन के अंदर n पॉइंट्स और m कोलिनियर पॉइंट में से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, NC3 माइनस MC3। क्लियर ये? तो ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स है, और ज्योमेट्रिकली जो चार्ट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में स्लाइड में, तो चार्ट में लिखा हुआ था कि कॉम्बिनेशन का यूज करना है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में भी यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, तो मेरे पास 5 तो क्या है, बॉयज है, क्वेश्चन में 5 बॉयज और 4 गर्ल्स की बात कर रहा है, ठीक है, 4 गर्ल्स की बात कर रहा है। अब इसमें से मुझे 3 बॉयज और 3 गर्ल्स का ग्रुप बनाना है, ठीक है, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। एंड दिया हुआ है तो एंड वाले वर्ड पर भी ध्यान देना, ठीक है, एंड दिया हुआ है तो एंड का मतलब आप लोग हमेशा समझना कि आपको प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। और अगर यहां और आ जाता है तो और का मीनिंग ये हो गया कि आपको वहां पर एडिशन यूज करना है, बिकॉज यू हैव टू चॉइस आइदर बॉयज और आइदर गर्ल्स, दोनों में से बॉयज या गर्ल्स में से आप चूज कर सकते हो। तो 5 बॉयज और 4 गर्ल्स में से आपको चूज करना है 3 बॉयज और 3 गर्ल्स को। तो 5 में से 3 बॉयज कैसे हम चूज कर सकते हैं, 5 से 3 ऐसे ही कर सकते हैं, और 4 गर्ल्स में से कैसे चूज कर सकते हैं, 4 से 3, 4 से 3, ठीक है। एग्जैक्टली वो 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की बात कर रहा है, मिनिमम उसने कुछ नहीं बोला है, और मुझे दोनों को चूज करना है, तो इसका मतलब मेरा टास्क जब भी पूरा होगा जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा। तो 5 से 3 हो जाएगा आपका 5 से 5 इंटू 4 इंटू 3, और ये हो जाएगा आपका 1 2 3 मल्टीप्लाई 4 3 और 2, और ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, ये कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई यहाँ पे ओनली 4 बचेगा, तो टोटल जो वेज आएंगे वो 40 वेज आएंगे, ठीक है। तो टोटल वेज होंगे कितने, 40 वेज होंगे। तो ये बात आप लोग याद रखना है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men और 4 women इन अ रो सो दैट द वुमेन
ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट। एक रो के अंदर, एक रो है तो इस रो में मुझे अरेंजमेंट करना है 5 और 4, तो इसका मतलब है टोटल 9 पर्सन होंगे, ये 9 सीट्स अवेलेबल होंगी। अब इसमें आपसे बोला है कि जो वुमेन है 4, इन वुमेन्स को आपको इवन प्लेसेस पर ही फिल करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इवन प्लेसेस पर फिल करना है तो यहां पर मैन आएगा, यहां भी मैन आएगा, ठीक है। और इन तरीकों पर यहां पर कितनी होंगी, फीमेल्स होंगी, यही होगा। अब नंबर ऑफ जो पॉसिबल वेज है वो ये है कि टोटल जो मेल है मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 है, तो 5 प्लेसेस पर फिल करने के लिए फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, ये फैक्टोरियल 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 4 वुमेन्स है तो 4 वुमेन सीट्स अवेलेबल मेरे पास है 1 2 3 और 4, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 कर दो, यहाँ पर फैक्टोरियल 4 कर दो, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन में आप लोग याद रखना कि मान लो अगर सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, सर्कुलर अरेंजमेंट का अगर क्वेश्चन आता है तो सर्कुलर अरेंजमेंट में मान लो इन्हीं मेल और फीमेल को अगर मुझे अरेंज करना है, ठीक है, मेल और फीमेल को मुझे अरेंज करना है, तो सर्कुलर अरेंजमेंट 5 मेल और 4 फीमेल या 5 मैन हो गए और 4 हो गया हमारे पास में वुमेन, ठीक है, इनको मुझे अरेंज करना है सर्कुलर में। सबसे पहले मैं अगर 5 मैन को सेट करता हूं तो मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर में मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा, किसी एक की सीट फिक्स करनी पड़ेगी। तो अगर ये फर्स्ट सीट मैंने फिक्स कर दी तो इसके अराउंड ही मैं बाकी को फिक्स कर पाऊंगा, तो 5 मतलब हो गया कि आपको जो मैन होगा वो जाएगा 5 - 1 फैक्टोरियल n - 1, और 4 वुमेन, इनके बीच में जो प्लेसेस बचेंगे, ठीक है, इनके प्लेस में जो प्लेसेस बचेंगे वो डायरेक्ट फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे। ये टॉपिक आप लोग एक बार जाने से पहले रिवाइज कर लेना, शॉर्ट में इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, डिजिट्स और अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना। कल कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि रिवाइज कहां से करें, तो मैंने उनको ये बोला कि आप क्लास 9 और 10th के एनसीईआरटी लो और उसमें जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, चाहे वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के हो या ज्योमेट्री के रिजल्ट हो, ठीक है, ज्योमेट्री के रिजल्ट क्लास 9th के एनसीईआरटी में स्पेसिफाइड दिए हुए हैं। आप उन रिजल्ट्स को, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उनको एक बार देखो, याद रखो और उनको रिवाइज इस तरह से कर लो। बाकी के जो लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड किए हुए हैं, उन वीडियोस के बेसिस पे आप क्वेश्चंस PYQs को देखो, क्या उसमें अप्रोच लग रही है, उन अप्रोच को आप समझो, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। कल आपका एग्जाम है तो कल मिलते हैं लाइव सॉल्यूशंस के लिए। थैंक यू।